रात के 2 बज रहे हैं। बाहर सड़क पर और पूरे घर में हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, शांति है। लेकिन नींद का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। बिल्कुल, दिमाग में जैसे 100 की स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है और विचारों के डिब्बे एक के बाद एक टकरा रहे हैं। कभी 5 साल पहले किसी पार्टी में हुई एक छोटी सी बातचीत याद आ रही है कि वहां वो जवाब नहीं देना चाहिए था, है ना? एग्जैक्टली। और तो कभी कल सुबह होने वाली एक सामान्य सी मीटिंग को लेकर दिमाग में एक ऐसा खौफनाक सिनेरियो बन रहा है जिसका शायद वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है। और मजे की बात यह है कि बाहर से देखने में शरीर बिस्तर पर बिल्कुल शांत लेटा है, लेकिन अंदर एक पूरा युद्ध चल रहा है। सही बात है, हम सभी कभी ना कभी इस स्थिति से गुजरे हैं। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी थका देने वाले मानसिक जाल की गहराई में जाने वाले हैं। और आज हमारे पास चर्चा के लिए बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। हाँ, आज का हमारा विश्लेषण अक्षरगाथा यूट्यूब चैनल के एक शानदार वीडियो पर आधारित है जो निक ट्रेंटन की बहुत ही प्रसिद्ध किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग का सार प्रस्तुत करता है। मतलब आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। हमें यह समझना है कि ओवरथिंकिंग या अति विचार के इस चक्रव्यूह को आखिर तोड़ा कैसे जाए, ताकि हम अपने विचारों का गुलाम बनने के बजाय उनके मालिक बन सकें। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये बहुत जरूरी सवाल है। मतलब आज के इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर सेकंड हमें नई सूचनाएं मिल रही हैं, हमारा दिमाग हमेशा हाई अलर्ट मोड में क्यों फंसा रहता है? इसे ऐसे समझिए जैसे घर में एक बहुत ही सेंसिटिव स्मोक डिटेक्टर लगा हो। अच्छा? हाँ, जो किसी के सिर्फ एक मोमबत्ती जलाने पर भी फायर ब्रिगेड को बुलाने का अलार्म बजा दे। ये स्मोक डिटेक्टर वाली उपमा बहुत सटीक बैठती है हमारी स्थिति पर। तो ये स्मोक डिटेक्टर इतना सेंसिटिव कैसे हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारा इवोल्यूशन है, मतलब हमारा विकासवाद। प्रकृति ने हमारे दिमाग को मुख्य रूप से समस्याओं को सुलझाने और हमें जिंदा रखने के लिए डिजाइन किया था। आदि मानव के समय की तरह। बिल्कुल। सोचिए, आदि मानव के समय में अगर दिमाग जंगल में हर छोटी आहट पर अलर्ट नहीं होता तो क्या होता? कोई भी जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेता। एग्जैक्टली। उस समय ये जो हाई अलर्ट सिस्टम था वो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन आज के समय में हमारे आसपास कोई जंगली जानवर तो नहीं घूम रहे। हाँ, अब तो बस सूचनाओं का एक महासागर है, ऑफिस की डेडलाइंस हैं, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस हैं और अनगिनत ईमेल्स भी। तो हमारा वो आदिम दिमाग इस आधुनिक सूचना के ओवरलोड को भी अपनी जान के लिए एक खतरे के रूप में देखने लगता है। मतलब जो रडार हमें बचाने के लिए बना था वो अब हर छोटी बात पर बेवजह अलार्म बजाने लगा है। सही कहा आपने। तो क्या इसका मतलब ये है कि ओवरथिंकिंग हमारी जेनेटिक्स में पूरी तरह से फीड हो चुकी है? मतलब क्या कुछ लोग जन्म से ही ओवरथिंकर होते हैं और इसका कोई इलाज ही नहीं है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है कि ट्रेंटन अपनी किताब में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ओवरथिंकिंग कोई जन्मजात बीमारी नहीं है और न ही ये हमारा अंतिम भाग्य है। तो फिर ये आती कहाँ से है? देखिए, इसके पीछे हमारे जेनेटिक्स का थोड़ा बहुत रोल हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये हमारे पर्यावरण और हमारी अपनी ही पाली हुई आदतों का परिणाम है। कोई उदाहरण देके समझाएंगे? स्रोत में जेम्स नाम के एक युवा की कहानी दी गई है जो इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जेम्स एक दिन नहाते वक्त अपनी पीठ पर एक छोटा सा बिल्कुल मामूली सा लाल दाग देखता है। एक सामान्य प्रतिक्रिया तो यही होती कि इंसान उसे अनदेखा कर दे या बहुत फिक्र हो तो डॉक्टर को दिखा ले। बिल्कुल, लेकिन जेम्स ये सब नहीं करता। वह तुरंत इंटरनेट पर जाता है और लाल दाग के लक्षण सर्च करने लगता है। यही बताएगा कि आपके पास बस कुछ ही दिन बचे। बिल्कुल, कुछ भी सर्च करो वो किसी भयंकर बीमारी का ही लक्षण लगता है। तो जेम्स के साथ क्या हुआ? जेम्स का दिमाग भी ठीक इसी दिशा में दौड़ने लगा। कुछ ही मिनटों के अंदर 10 अलग-अलग मेडिकल वेबसाइट्स खंगालने के बाद वो खुद को पूरी तरह से यकीन दिला देता है कि उसे कोई बेहद दुर्लभ और लाइलाज बीमारी हो गई है। बाप रे, सिर्फ एक लाल दाग से? हाँ, और विचारों का ये बवंडर यही नहीं रुकता। वो ये सोचने लगता है कि उसके मरने के बाद उसकी नौकरी का क्या होगा, उसके परिवार का खर्च कैसे चलेगा। मतलब क्या वे सड़क पर आ जाएंगे? ये सब सोचने लगा। बिल्कुल, कुछ ही घंटों में एक छोटे से लाल दाग ने एक पूरी काल्पनिक त्रासदी का रूप ले लिया उसके दिमाग में। ये कहानी तो बहुत ही जानी पहचानी लग रही है। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या जेम्स का ये भयानक डर सिर्फ उस छोटे से लाल दाग की वजह से पैदा हुआ था, या इसके पीछे कुछ और था? हाँ, मेरा मतलब है, क्या वो दाग सिर्फ एक बहाना था और असली कहानी कुछ और ही थी? अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को ध्यान से देखें तो वो लाल दाग सिर्फ एक ट्रिगर था।
असली समस्या जेम्स के अंदर पहले से गहराई में बैठी हुई एंजाइटी यानी चिंता थी। अच्छा, तो मतलब अति विचार सिर्फ उस अंदरूनी चिंता का एक बाहरी परिणाम है? एग्जैक्टली जब दिमाग में पहले से डर का माहौल बना होता है ना, तो वो बाहर किसी ना किसी कारण को ढूंढ ही लेता है उस डर को सही ठहराने के लिए। ताकि वो घबराहट को जस्टिफाई कर सके। हाँ, दिमाग को बस एक कहानी चाहिए होती है। तो निक ट्रेंटन का इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है क्या? कि तनाव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसे कभी शून्य नहीं किया जा सकता, लेकिन तनाव पर ओवरथिंकिंग करना एक ऐच्छिक विकल्प है, ये ऑप्शनल है। मतलब हम ये तो नहीं चुन सकते कि जीवन में कोई समस्या आएगी या नहीं, लेकिन हम ये जरूर चुन सकते हैं कि हम उस पर कितनी देर तक सोचेंगे। सही कहा। और चूंकि ये एक विकल्प है, तो यहीं से इस चक्र को तोड़ने की शुरुआत भी होती है। लेकिन अगर ये एक विकल्प है, तो इसे बदला कैसे जाए? मतलब जब दिमाग पहले से ही डरा हुआ हो, तो खुद को ये तर्क देना तो बहुत मुश्किल होता है कि भाई सोचना बंद कर दो। बिल्कुल। इसीलिए ट्रेंटन ने इस मानसिक उलझन को सुलझाने के लिए तनाव प्रबंधन के 4 व्यावहारिक सिद्धांत दिए हैं, जिन्हें 4A कहा जाता है। 4A सिद्धांत। ये कौन कौन से हैं? ये हैं अवॉइड यानी टालना, ऑल्टर यानी बदलना, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना और अडेप्ट यानी अनुकूल बनना। ठीक है, तो अगर पहले सिद्धांत अवॉइड की बात करें तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है उन स्थितियों से खुद को दूर रखना जो बिना बात का स्ट्रेस देती हैं। मान लीजिए ऑफिस का कोई सहकर्मी हमेशा नेगेटिव बातें करता है, तो उससे अनावश्यक संपर्क से बचना। या जैसे फोन के नोटिफिकेशन म्यूट कर देना, अवॉइड के अंदर आएगा। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हम हर स्थिति से भाग तो नहीं सकते। हाँ, अगर कोई प्रोजेक्ट करना जरूरी ही है तो हम उसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं? वहीं पर दूसरा सिद्धांत काम आता है, ऑल्टर। ऑल्टर के तहत आपको स्पष्ट संवाद करके अपनी सीमाएं यानी बाउंड्रीज तय करनी होती हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या किसी बुरी स्थिति को बस चुपचाप स्वीकार कर लेने का मतलब हार मान लेना या खुद को लाचार साबित करना नहीं है? मुझे एक्सेप्ट वाले सिद्धांत पर थोड़ी आपत्ति है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और ज्यादातर लोग इसे ऐसे ही देखते हैं। लेकिन यहाँ एक्सेप्ट का मतलब हार मानना या लाचार होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है वास्तविकता के साथ चल रहे उस बेमतलब के मानसिक युद्ध को रोकना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर हैं और अचानक अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन 2 घंटे लेट है। अब कोई इंसान प्लेटफॉर्म पर गुस्से में टहल रहा है, पसीना पसीना हो रहा है और सिस्टम को कोस रहा है। तो क्या उसके उस गुस्से से ट्रेन जल्दी आ जाएगी? वास्तविकता है। लेकिन जैसे ही हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि ट्रेन लेट है, हमारी जो ऊर्जा उस गुस्से में बर्बाद हो रही थी, वो बच जाती है। अच्छा, मतलब उस बची हुई ऊर्जा और समय का उपयोग हम प्लेटफॉर्म पर बैठकर कोई अच्छी किताब पढ़ने या संगीत सुनने में कर सकते हैं? एग्जैक्टली। और इसके बाद आता है चौथा सिद्धांत, अडैप्ट यानी अनुकूलन। इसका मतलब है चीजों को लेकर अपने नजरिए को लचीला रखना। हाँ, अगर कोई काम उम्मीद के मुताबिक 100% परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो 80% भी पूरा हो गया है, तो उस 80% में संतुष्टि खोजना सीखना। ये 4A's का तर्क दिन के उजाले में तो बहुत तार्किक लगता है। जब दिमाग शांत हो तो ये लॉजिक काम कर सकता है। लेकिन जब आधी रात को अचानक घबराहट बढ़ती है, पसीना आने लगता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तब ये सारा तर्क या लॉजिक हवा हो जाता है। ये बिल्कुल सच है और इसके पीछे एक वैज्ञानिक संदर्भ है। जब पैनिक अटैक आता है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक समझता है, वो काम करना कम कर देता है और कोई और हिस्सा एक्टिव हो जाता है। हाँ, दिमाग का अलार्म बजाने वाला हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो अति सक्रिय या हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसे शांत करने के लिए लॉजिक नहीं, बल्कि 4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये ग्राउंडिंग तकनीक क्या है? इस तकनीक में शरीर की 5 इंद्रियों का उपयोग होता है। सबसे पहले अपने आसपास की कोई 5 चीजें देखना, जैसे दीवार का रंग या खिड़की के बाहर कोई पत्ता। बिल्कुल। फिर 4 चीजों को छूना, जैसे जो कंबल आपने ओढ़ा है उसकी बनावट कैसी है, या अपनी ही त्वचा का तापमान महसूस करना। और फिर 3 चीजों की आवाज सुनना, 2 चीजों को सूंघना और 1 चीज का स्वाद महसूस करना। ये प्रक्रिया तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे किसी हैंग हो चुके कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करते हैं। ये उपमा एकदम परफेक्ट है। सॉफ्टवेयर से फ्रीज हो जाता है तो रीस्टार्ट करने से वो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। बिल्कुल, यही हमारे दिमाग के साथ होता है। ये तकनीक दिमाग को उस काल्पनिक डर की दुनिया से खींचकर
भौतिक वास्तविकता में वापस ले आती है। जिससे विचारों का वो जो बेकाबू चक्र चल रहा था वो टूट जाता है। सही कहा। लेकिन एक बार दिमाग शांत हो जाए तो फिर काम के भारी बोझ से कैसे निपटें? क्योंकि शांति के बाद तो फिर वही पेंडिंग काम याद आते हैं। इसके लिए ट्रेंटन ने आइजनहावर मैट्रिक्स का संदर्भ दिया है। ये समय और इनपुट के प्रबंधन का एक बहुत अच्छा तरीका है। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग तो अक्सर तात्कालिक यानी अर्जेंट और महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट काम के बीच ही भ्रमित रहते हैं। यही तो मैट्रिक्स सुलझाता है। जो काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों हैं, उन्हें तुरंत करें। और जो काम इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, जैसे स्वास्थ्य पर ध्यान देना या कोई नई स्किल सीखना, उनके लिए कैलेंडर में एक समय तय कर लें। और जो अर्जेंट तो लगते हैं पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें दूसरों को सौंप दें या डेलीगेट कर दें। और चौथी कैटेगरी कौन सी है? जो काम न अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट, मैट्रिक्स कहता है कि उन्हें अपनी सूची से पूरी तरह हटा दें। वाओ! किसी काम को अपनी लिस्ट से हमेशा के लिए डिलीट कर देने से जो मानसिक शांति मिलती है, वो सच में अद्भुत है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि काम की लिस्ट तो फिर भी मैनेज हो सकती है, लेकिन ऑल और नथिंग मानसिकता का क्या? आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात कर रही है। हाँ, मतलब अगर ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट में एक छोटी सी भी गलती हो गई तो खुद को पूरी तरह से असफल मान लेना। दिमाग तुरंत कहता है कि मैं तो किसी काम की ही नहीं हूं। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए विचारों की क्रॉस एग्जामिनेशन करनी पड़ती है। क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे अदालत में होती है? बिल्कुल। ट्रेंटन सजेशन कहते हैं हमारे दिमाग में आने वाला हर विचार परम सत्य नहीं होता। अगर विचार आए कि मेरा बॉस मुझसे नफरत करता है, तो एक वैज्ञानिक या वकील की तरह अपने ही विचार से जरा करें। मतलब खुद से पूछें कि इसका सबूत क्या है। हाँ, और अक्सर सबूत क्या मिलता है कि बॉस ने ईमेल में एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल नहीं किया। और बस इसी बात पर दिमाग ने निष्कर्ष निकाल लिया कि नौकरी जाने वाली है ना? जब हम इस तरह की तार्किक उलटबांसी करते हैं तो पता चलता है कि हमारी ज्यादातर आशंका पूरी तरह निराधार होती है। ये तार्किक विश्लेषण तो बहुत काम का है, लेकिन स्रोत में इससे भी आगे जाकर एक बहुत गहरे दार्शनिक विचार की बात की गई है, एक्सटर्नलाइजेशन। हाँ, यानी अपनी समस्याओं को खुद से अलग करके देखना। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, इसे कैसे करें? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ट्रेंटन ने आकाश और बादलों का एक बहुत ही खूबसूरत रूपक दिया है। आकाश और बादल? हाँ, कल्पना कीजिए कि हमारा मन एक विशाल और स्थिर आकाश की तरह है और जो हमारे विचार हैं वे बादलों की तरह हैं। कभी सफेद और शांत बादल, तो कभी एकदम काले और तूफानी बादल। बिल्कुल, बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इससे आकाश का मूल स्वरूप कभी नहीं बदलता। आकाश टूटता नहीं है। मतलब विचार हमारा मूल अस्तित्व नहीं है, हम वो आकाश हैं जो हमेशा स्थिर रहता है। एग्जैक्टली। जब इंसान खुद को आकाश मान लेता है तो वो गुजरते हुए बादलों से लड़ना बंद कर देता है। ये तो बहुत ही राहत देने वाली बात है। और मुझे याद आ रहा है कि किताब में इसी से जुड़ा एक बड़ा ही मजेदार उपाय भी दिया गया है। आप उस आलोचक वाली आवाज की बात कर रही हैं? हाँ, हमारे अंदर जो एक आलोचनात्मक और न्याय करने वाली आवाज होती है, उसे एक नाम देने के लिए कहा गया है। मान लीजिए हमने उसका नाम फ्रेड रख दिया। फ्रेड, ये काफी मजेदार है। तो जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो खुद से बस यही कहना है कि अरे ये फ्रेड फिर से अपना पुराना रिकॉर्ड बजाने लगा। ये तकनीक कमाल की है। ऐसा करने से हम उस आवाज को किसी तीसरे व्यक्ति की आवाज मान लेते हैं, जिससे हम उस विचार से एक मानसिक दूरी बना लेते हैं। बिल्कुल। इससे ये एहसास होता है कि हम अपनी कहानी के असहाय पात्र नहीं हैं, बल्कि हम अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो श्रोताओं के लिए सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि ओवरथिंकिंग एक सीखी हुई आदत है। और हर सीखी हुई आदत को भुलाया भी जा सकता है। सही कहा। ये समय खुद के अंदर झांकने का है। हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे विचार सच में समस्याओं को सुलझा रहे हैं या फिर वे खुद ही एक नई समस्या बन गए हैं। हमें अपनी मानसिक ऊर्जा को सिर्फ उन चीजों पर लगाना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत के अंत में एक बहुत ही उकसाने वाला विचार भी दिया गया है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वीडियो के अंत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के युग की बात की गई है। कि भविष्य में इसका हमारे दिमाग पर क्या असर होगा। सोचिए अगर भविष्य में इंसान की सभी जटिल समस्याओं और तार्किक निर्णयों और योजनाओं का काम एआई करने लगेगा, तो इस इंसानी दिमाग का क्या होगा? जिस दिमाग को इवोल्यूशन के बाद से हमेशा समस्या सुलझाने की आदत पड़ी हुई है। एग्जैक्टली। जब उसके पास सुलझाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्या इंसान का ये अति विचार करने का स्वभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा?
या फिर ये किसी अनजान नई और बहुत ही गहरी भावनात्मक डरों की ओर मुड़ जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या पता हम भविष्य में सुलझाने के लिए नई समस्याएं ढूंढने लगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हम श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं कि भविष्य के काल्पनिक संकटों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय आज अपनी वर्तमान क्षमताओं को निखारने में उस ऊर्जा का इस्तेमाल करें। और निक ट्रेंटन की किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग पढ़ना निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम इस विचारोत्तेजक और शानदार चर्चा का समापन करते हैं। हमारे साथ इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।